14 अप्रैल 1912 की वो काली रात जब दुनिया का सबसे शानदार जहाज, जिसे दुनिया कभी ना डूबने वाला जहाज कहती थी, ठंडे अंटार्कटिक महासागर में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली ये त्रासदी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। क्या थी टाइटैनिक की असली कहानी, क्यों हुआ ये हादसा और क्या इससे बचा जा सकता था? चलिए आज विस्तार से जानते हैं। Titanic. 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट नामक शहर में हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड के विशाल डॉक्स में एक ऐसे जहाज का निर्माण शुरू हुआ जिसे दुनिया कभी ना डूबने वाला जहाज कहने लगी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये सपना RMS टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे ताकतवर और शानदार पैसेंजर जहाज था। इसकी लंबाई 882 फीट थी, जो एक फुटबॉल मैदान जितनी होती है। चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। इसका वजन 46,328 टन था। ये वजन आज के बड़े जहाजों जितना भारी होता है। इसमें 2 बड़े स्टीम इंजन और एक टरबाइन लगी थी, जो मिलकर 59,000 हॉर्स पावर देती थी। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। अगर इनमें से 4 में पानी भर जाए तब भी जहाज तैरता रहता था, इसलिए इसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। ये तैरता हुआ 5 सितारा होटल था। फर्स्ट क्लास में सोने की बनी सीढ़ियां, पुस्तकालय, तुर्किश बाथ, खेल का मैदान और शानदार रेस्टोरेंट थे। सेकंड क्लास की सुविधाएं बहुत अच्छी थीं, दूसरे जहाजों की फर्स्ट क्लास से भी बेहतर। डाइनिंग रूम में आग की लकड़ी लगी थी। थर्ड क्लास के कमरे साधारण थे, लेकिन एक बड़ी कमी थी, जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं। एक 1178 लोगों की जान बचा सकती थीं, जबकि जहाज पर 2223 लोग सवार थे। कंपनी ने नावें कम रखीं ताकि जहाज की सुंदरता बनी रहे। टाइटैनिक बनाने में 3 साल लगे। 3000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात काम किया। जहाज की चिमनियां इतनी बड़ी थीं कि उसमें से 2 ट्रेन एक साथ गुजर जा सकती थीं। इसके प्रोपेलर का एक ब्लेड 23 टन का था। ये जहाज इंसानी हुनर की मिसाल था, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास और गलतियों ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना बना दिया। 10 अप्रैल 1912 की सुबह इंग्लैंड का साउथ टेम बंदरगाह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई एक झलक पाना चाहता था दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान जहाज RMS टाइटैनिक की। लोगों की आंखें उस जहाज की चमक पर टिकी हुई थीं। धुआं छोड़ती बड़ी बड़ी चिमनियां, ऊपर लहराता व्हाइट स्टार का झंडा और डेक पर खड़े मुस्कुराते यात्री, सब कुछ किसी फिल्म का सीन लग रहा था। यात्री की बात करें तो फर्स्ट क्लास में 325 यात्री सवार हुए, जिसमें अमेरिका के अमीर उद्योगपति जॉन जैकब एस्टर फायर, आदर महिला मॉली ब्राउन और फेमस डिजाइनर लेडी डफ गार्डन जैसे बड़े नाम शामिल थे। और सेकंड क्लास में 285 यात्री सवार हुए। इसमें शिक्षक, पादरी और मध्यम वर्ग के लोग थे। और थर्ड क्लास में 706 यात्री बैठे थे। ज्यादातर आयरलैंड और यूरोप के गरीब लोग थे, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर सफर कर रहे थे। और क्रू सदस्यों की बात करें तो 885 लोग थे। इन सभी की जिम्मेदारी कप्तान एडवर्ड स्मिथ के हाथ में थी, जो इस सफर के बाद रिटायर्ड होने वाले थे। 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे टाइटैनिक की सीटी बजी और वो अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन शुरुआत में ही एक छोटी सी मुसीबत आई। टाइटैनिक एक दूसरे जहाज SS न्यूयॉर्क से टकराने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर बच गया। आगे रास्ते में 2 और बंदरगाहों पर रुका, चेरबर्ग फ्रांस में और क्वींसटाउन आयरलैंड में, और साथ में यात्री भी सवार हो गए। 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तरी अंटार्कटिक का समंदर बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच की सतह हो। आसमान में चांद नहीं था, लेकिन तारे इतने चमक रहे थे कि आइसबर्ग भी दूर से टिमटिमाते नजर आ रहे थे। पर यही खामोशी टाइटैनिक के लिए मौत का इशारा बन चुकी थी। रात के 11:39 पर क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने दूर सामने करीब 500 मीटर पर एक बड़ा आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत ब्रिज को चेतावनी दी, आइसबर्ग सामने है। उस वक्त कप्तान स्मिथ अपने केबिन में थे। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मॉडरॉक ने बिना देरी किए इंजन को रिवर्स करने और जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया।
टक्कर इतनी हल्की थी कि ऊपर डेक पर खड़े कई लोगों को लगा जैसे जहाज किसी पत्थर को छू गया हो। पर असली खतरा तो नीचे था। जहाज के निचले हिस्से में ठंडा पानी तेजी से घुसने लगा। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 90 मीटर लंबे हिस्से को नीचे से चीर दिया था। ये दरार करीब 6 इंच चौड़ी थी और एक एक करके 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट पानी से भरने लगे। टाइटैनिक के डिजाइनर टॉमस एल्ड्रयूज ने तुरंत हालत का जायजा लिया और साफ शब्दों में कहा, अब ये जहाज सिर्फ 1 या 2 घंटे ही तैर सकता है। इंजीनियरों ने पानी रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। सभी पंप चालू कर दिए गए, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। हर मिनट 400 टन पानी अंदर घुस रहा था। बॉयलर रूम के कर्मचारियों ने अंधेरे में भी काम जारी रखा, तब तक जब तक जहाज की बिजली बंद न हो गई। जिस आइसबर्ग से टक्कर हुई थी उसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर थी, यानी 100 फीट, जबकि टाइटैनिक का डेक समुद्र से सिर्फ 18 मीटर ऊपर था। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, टाइटैनिक की रफ्तार थी 22 नॉट, यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रफ्तार थोड़ी भी कम होती तो शायद ये टक्कर इतनी घातक नहीं होती। तुरंत बाद रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने मदद के लिए पहला SOS सिग्नल भेजा। उस दौर में SOS एक नया अलर्ट मोड था। इससे पहले CQD सिग्नल इस्तेमाल किया जाता था। रात ठीक 12 बजे कप्तान स्मिथ ने आदेश दिया कि सभी लाइफ बोट को तैयार किया जाए, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी और यात्रियों की संख्या थी 2200 से ज्यादा। अब वो भयानक सच सामने आ चुका था। टाइटैनिक डूबने वाला था और बहुत सारे लोगों के पास बचने का कोई भी मौका नहीं था। 15 अप्रैल 1912 की आधी रात के बाद टाइटैनिक के डेक पर अब अफरा तफरी और चीख पुकार से भर चुका था। चारों तरफ डर का माहौल था। क्रू मेंबर्स लगातार चिल्ला रहे थे, महिलाएं और बच्चे पहले। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा कि लाइफ बोट सबके लिए नहीं है, तो हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए जुट गया। टाइटैनिक पर कुल 2223 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही थी, यानी आधे से भी कम लोग ही बच सकते थे। पहली लाइफ बोट नंबर 7 जब उतारी गई तो उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे थे, जबकि उसकी क्षमता थी 65 लोगों की। डर और भ्रम के कारण लोग बैठने से हिचक रहे थे। आखिरी लाइफ बोट नंबर 4 जब उतारी गई, जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। जहाज के डूबते वक्त भी 8 संगीतकार डेक पर खड़े होकर नियर माई गॉड द थी बजा रहे थे, जिसके लीडर वॉलर्ट हार्टले ने अपना वायलिन नहीं छोड़ा और अंत तक बजाते बजाते समंदर में समा गए। कप्तान स्मिथ ने भी अपनी आखिरी सांस तक फर्ज निभाया। उन्होंने रेडियो ऑपरेटरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद ब्रिज पर ही डूब गए। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग लाइफ बोट तक नहीं पहुंच सके, वे 15 से 30 मिनट में ही जमकर मर गए। कुछ लोग अंतिम उम्मीद में एक उल्टी हुई लाइफ बोट कोलेस्टिवल बी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग ठंड में ही धीरे धीरे सोती हुई भी गोद में चले गए। डूबते वक्त टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। पहले उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठा, फिर वह भी टूटकर समुद्र में समा गया। उस वक्त आसमान में सिर्फ चीख थी, पानी में गिरते लोगों की आवाजें थीं और कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ सन्नाटा और 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में तैरते हुए खत्म हो चुके थे। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 4 बजे ठंडी हवा में एक हल्की सी सायरन सुनाई दी। ये जहाज था RMS कार्पेथिया, जिसने टाइटैनिक का SOS सिग्नल सुनकर 58 मील दूर से अपनी पूरी ताकत से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी। उसकी रोशनी ने उस बर्फीले अंधेरे में जिंदगी की एक किरण जगाई। कार्पेथिया ने जब बचे हुए लोगों को उठाया तो सिर्फ 706 लोग ही जिंदा थे, यानी सिर्फ 32%। बाकी सब समंदर निगल गया था। लाइफ बोट में बैठे लोग कांप रहे थे। कई लोग सदमे में थे, कोई रो रहा था, कोई बस चुपचाप अपने सामने शून्य में देख रहा था। कार्पेथिया के कप्तान आर्यन स्ट्रॉन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। डॉक्टर, कंबल, गर्म सूप और काफी तुरंत बांटी गई। यहाँ तक कि 3rd क्लास के लोगों को भी 1st क्लास के कैबिन दिए गए। उस वक्त भी इंसानियत सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक हादसे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में जांच बैठाई गई। सवाल उठे, इतनी बड़ी त्रासदी आखिर हुई कैसे? जांच में सबसे पहले 3 बड़ी गलतियां सामने आई। पहली, जहाज की तेज रफ्तार। टाइटैनिक जब आइसबर्ग जोन में पहुंचा तब भी उसकी स्पीड 22 नॉट करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
दूसरी गलती, लाइफ बोट की भारी कमी। इतने बड़े जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं, जबकि नियमों के अनुसार 64 होनी चाहिए थीं। तीसरी, आइसबर्ग को लेकर बार बार चेतावनी मिली, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक को कुल 6 वार्निंग मैसेज मिले थे। इस हादसे के बाद 1914 में नए समुद्री कानून बनाए गए। अब हर जहाज में हर यात्री के लिए लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल नाम की एक नई संस्था बनी, जो आज भी समुद्र में आइसबर्ग की निगरानी करती है। और अब से हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग जरूरी कर दी गई, ताकि कोई भी SOS सिग्नल मिस ना हो। और फिर कुछ कहानियां जो इस हादसे के बाद भी इतिहास में दर्ज हो गईं। जॉन जैकब एस्टर फायर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, जब उनकी लाश मिली तो उनके पास $2,500 नकद थे और एक कीमती गोल्ड वॉच। आज के हिसाब से करीब $70,000 इसकी कीमत आकी जाती है। जिस कार्पेथिया जहाज ने बचे हुए लोगों को बचाया था, वो भी खुद कुछ साल बाद 1918 में जर्मन पनडुब्बी के हमले में डूब गया था। और क्या आप जानते हैं, टाइटैनिक ही वो पहला जहाज था जिसने SOS सिग्नल पहली बार इस्तेमाल किया था। उससे पहले CQD कोड चलता था। अब बात उस भयानक जहाज की जो अब एक नींद की गहराइयों में खो चुका है। समंदर की 3,800 मीटर यानी 12,500 फीट की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां टाइटैनिक आज भी पड़ा है, धीरे धीरे मिट रहा है। 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बेलार्ड ने इसे खोज निकाला। उन्होंने आर्गो नाम के एक रोबोटिक सर्वेलांस की मदद से मलबा ढूंढा था। ये जगह न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका महासागर में है। जब पहली बार मलबा देखा गया तो सबसे पहले एक बड़ा बॉयलर दिखा। उसी से पता चला कि ये टाइटैनिक ही है। फिर जहाज के प्रोपेलर और डेक के टुकड़े बिखरे पड़े मिले, जैसे कोई विशाल सपना जो अब टूट चुका हो। धनुष यानी जहाज का आगे वाला हिस्सा लगभग ठीक ठाक है, लेकिन उस पर जंग लग चुकी है। पिछला हिस्सा, जिसे स्टर्न कहते हैं, टूटकर बिखर चुका है, क्योंकि जहाज डूबते वक्त उसमें विस्फोट हुआ था। प्रकृति का कहर अभी भी जारी है। वहां पर लोग खाने वाले बैक्टीरिया, जिनका नाम हेलोनोमस टाइटेनिका, ये हर साल करीब 180 किलो जहाज के मलबे को खा जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच पूरा जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जहाज की चिमनियां भी ढह चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहाज का टेलीग्राम रूम, जहां से SOS सिग्नल भेजा गया था, आज भी मलबे में मौजूद है। फिल्मकार जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए 12 बार डाइव किया था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि मानव गर्भ और प्रकृति की ताकत की एक चीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।